Hello guys, welcome back. This is our 18th podcast. As usual, it's me Abdullah Ali Khan. Abdullah Ali Khan क्या हाल है ठीक है आप? ठीक ठाक। अभी हमें दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरा एपिसोड, आ, हाँ क्योंकि फुल लाइट चली गई थी। लाइव चली जस्ट गई के थी नहीं, और मैंने थोड़ा सा शुरू का पार्ट था। नो वरीज। तो हम आज रिपब्लिक को दोबारा डिस्कस करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था. वी विल रिज्यूम फ्रॉम देयर. आई थिंक सो वी डिस्कस थ्री बुक्स लास्ट टाइम. हमने थर्ड बुक को थोड़ा सा टच किया था टू जिसमें टू बुक्स। टू बुक्स और थर्ड को हल्का सा टच किया था. हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं गए थे और क्योंकि हमारी डिस्कशन थोड़ी काफ़ी ब्रीफ हो गई थी और किसी ने वो देखी एपिसोड तो इट वाज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन. हमने कोई इसमें ये अवड़ी नहीं मारी थी क्योंकि सब कुछ उसमें वही था, काम का था, रिपब्लिक के बारे के मुतालिक. तो लास्ट टाइम हमने अब्दुल्ला सोक्रेटिस का यूटोपियन सिटी डिस्कवर किया था जिसकी उसने बेसिस रखी थी, जिसमें उसने लोगों को अराउंड 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था विच आर प्रोड्यूसर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर कल्चर वाले हो गए, फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट. फिर उसने इसके अलावा मर्चेंट्स थे, सेलर्स एंड शिप ओनर्स, रिटेल ट्रेडर्स और लास्ट में थे वेज अर्नर्स सच एज मैनुअल लेबर. स्लेव्स नहीं इसमें काउंट होते. तो इसके बाद फिर हमने गार्डियंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि गार्डियंस हमारे यूटोपियन सिटी में कितने इंपॉर्टेंट होंगे. अब्दुल्ला ने गार्डियंस के मतलब उनकी जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स थी वो भी हमने डिस्कस की थी. तो अब्दुल्ला, वुड यू लाइक टू टच द टॉपिक? बेसिकली कॉन्वर्सेशन यहाँ स्टार्ट होती है रिपब्लिक की, कि the problem at hand is trying to figure out कि how the life of a person who is just but perceived to be unjust and killed because of it is better than a person who is unjust but perceived to be just. तो ये असल प्रॉब्लम होती है, और इसके लिए सोक्रेटिस करता है कि वो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन सिटी क्रिएट करता है कि यूटोपियन आइडियल सिटी क्रिएट, और उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कंपोनेंट्स डालते रहता है. पहले वो क्लासेस डिफाइन करता है, गार्डियंस हो गए, उसके अलावा प्रोड्यूसर्स हो गए एंड रूलर्स एक्सेट्रा. और वो कहता है दिस दिस सिटी, इस सिटी का एसेंशियल कंपोनेंट होगा कि एवरी पर्सन विल डू द जॉब विच दे आर मोस्ट सूटेड फॉर. अब इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको पता होना चाहिए कि प्लेटो जो है ना, जिसने किताब लिखी है, जो 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 व्यूज बयान करता है, सोक्रेटिस की आवाज में डायलॉग्स लिखता है. सारे डायलॉग्स में सोक्रेटिस की आवाज में वो बात एक्सेप्ट वन डायलॉग जो सोक्रेटिस की एनालिसिस थी, द थ्योरी के नाम से. कैन यू हियर मी नुमान? अब्दुल्ला सॉरी यार, इंटरप्शन आ रही है, आपका नेट बिल्कुल ड्रॉप हो गया था. सो वी जस्ट हर्ड यू टिल यू डिस्कस्ड के इस बुक में कैन प्लेटो यू जो हियर मी? है ही हैज रिटन. यस आई कैन हियर यू नाउ. यार कैन आवाज आ यू रही है हियर अब? मी? हाँ, अब आ रही है. यस ओके. आई कैन हियर यू. हाँ सॉरी, तो मैं बताया था कि आपका नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा था अब्दुल्ला. तो अच्छा, मैं यस कहाँ आई पे कैन था? हियर यू नाउ. द Yes, लास्ट टाइम यू हर्ड मी. last time I heard you, you were talking about how Plato wrote Socrates' dialogues in this book. अच्छा, तो to understand the principle of specialization, you might want to understand Plato's theory of anamnesis, theory of recollection. Like in depth नहीं जाता, बस to tell you, it's like a theory वो जो कहती है कि आप जब पैदा होते हो आपके पास एक certain amount of knowledge होता है, आपकी innate qualities होती हैं. मतलब एक इंसान बेहतर क्रिएटिव पैदा हो सकता है, एक इंसान पैदा हो सकता है विद टेक्निकल एबिलिटीज़ के वो टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा बेहतर है, तो एंड सो ऑन एंड सो ऑन. इसकी वजह से सोक्रेटिस ने कहा कि प्रिंसिपल स्पेशलाइजेशन होगी कि हर इंसान के अंदर जो नेट क्वालिटीज़ होंगी वो उसी को परस्यू करे, जिस चीज़ के लिए वो बेस्ट सूटेड है वही काम करे. अगर वो प्रोड्यूसर वाला नेचर है उसके अंदर कि वो फार्मर है वट एवर, तो वो वही काम करेगा. और अगर अगर किसी भी इंसान ने ऐसा काम किया जिसके लिए वो बेस्ट सूटेड नहीं है, तो देर देर विल बी केओस. तो ये सिटी इज रूल्ड बाय दिस प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. इसके बाद हमने गार्डियंस की बात की थी कि वो जो द प्रोटेक्टर्स ऑफ दिस सिटी हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी एजुकेशन में हम जाने ही वाले थे. देन वी एंडेड द पॉडकास्ट. तो थर्ड बुक के अंदर एजुकेशन की बात भी होती है, और उससे उससे पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं विच डू यू वांट मी टू कंटिन्यू विद स्टार्टिंग द थर्ड बुक? Yes, sure, no worries, man. Carry on. अच्छा. अम, इस सोक्रेटिस कहता है कि किसी भी कल्चर के लिए स्टोरीज, फेबल्स, टेल्स वगैरह बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं.
दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द यूथ। जिस तरह हम कहानियाँ वगैरह जो पढ़ते हैं आज पाकिस्तान के अंदर, उन उन्होंने लाइक हम उनको पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, राइट? उनकी उनकी उनका काफ़ी इम्पैक्ट है हमारी थिंकिंग के ऊपर, हमारी हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर। तो सोक्रेटिस कहता है कि इस सिटी के अंदर हमें चेक रखना पड़ेगा कौन कौन सी स्टोरीज, पोइम्स, राइटिंग्स वगैरह और पेंटिंग्स वगैरह भी, इवन आर्ट से रिलेटेड हर चीज़ किस हद तक अलाउड है, किस हद तक नहीं अलाउड। तो वो कहता है कि स्टोरीज़ के अंदर आपको कभी भी हीरोज़ जो होते हैं ना, उनको उनको ऐसा पेश नहीं करना कि वो मौत से घबराते हैं, ऐसा पेश नहीं करना कि वो देर स्केर्ड ऑफ डेथ। ना ही आपने हेडीज़ को, जो कि अंडरवर्ल्ड है, आफ्टर लाइफ वाला कॉन्सेप्ट जो ग्रीक मैथोलॉजी का है, आपने हेडीज़ को भी ऐसा नहीं पोर्ट्रे करना कि वो एक ऐसी जगह जिससे आपको डरना चाहिए, जहाँ पे आपको पता नहीं कैसा अज़ाब आएगा आपके ऊपर। यू हैव टू टोन डाउन इट, और आपने एक अच्छा पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करना ऑफ द गॉड्स, ऑफ हीरोज़, ऑफ द अंडरवर्ल्ड टू द माइंड, टू द यूथ। इसके अलावा आप पेंटिंग्स की जहाँ तक बात है, द पेंटर्स वर नॉट अलाउड इन दिस आइडियल सिटी टू पोर्ट्रे देयर कैरेक्टर्स टू बी विशियस और ग्रेसलेस इन एनी मैनर। अब इस तरह काफ़ी उसने बातें की अबाउट स्टोरीज में क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आई ऑब्वियसली वॉन्ट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। जो मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आई जस्ट टोल्ड देम। इसके अलावा वो इसके बाद बात करता है अबाउट होमोसेक्सुअल लव, द लव बिटवीन अ मैन एंड अ बॉय। अब एज वी नो, ग्रीक सोसाइटी पोलिथिस्टिक भी थी, और इसके अलावा देर 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 होमोसेक्सुअलिटी कुड बी फाउंड इन एंशियंट ग्रीस टू लार्ज एक्सटेंट। और बेसिकली द थिंग इज के an older man wanted to sleep with young boys, right? And there was this custom के एंशियंट ग्रीस में ना, वो इंसान इंटेलेक्चुअल माना जाता था जो एक फ्री मैन है, राइट? तो इसमें इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया एक औरत को और एक स्लेव को। एक इंटेलेक्चुअल मैन would want to sleep with another man who's more intellectual than him. That is why most people wanted to sleep with Socrates. खैर, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया। सोक्रेटिस बात करता है कि होमोसेक्सुअल लव के अंदर इट शुड एम ओनली एट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्च्यू ऑफ द सोल ऑफ द बिलवड, नॉट एट सेक्सुअल इंटरकोर्स अलोन। वो कहता है कि जिस तरह हमने सिंपोजियम के अंदर बात, सिंपोजियम को हमने टच किया था, आई थिंक सो, इन द वेस्टर्न फिलोसफर्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वाली वीडियो में, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सिंपोजियम के। देयर इज दिस डायोटिमास लैडर कि पहले यू लव वन बॉडी, देन यू लव टू बॉडीज, then you love all physical bodies, then you love beauty itself, then you love knowledge, then you love god, and so on and so forth. So उसी तरह erotic love is very important, क्योंकि it fills you up with emotion, आपके अंदर पैशन जगाती है वो, to gain knowledge। तो erotic love in the eyes of Socrates is very important, कि वो आपको ascend। तो और सोक्रेटिस यहाँ पे ये कहता है कि these relationships between a man and a boy cannot should not be tainted with sexual intercourse, because um, homosexual intercourse is something which is not intrinsically worth it or good in and of itself, क्योंकि heterosexual intercourse, obviously we know, is required for reproduction and stuff, but homosexual intercourse does not वो एक एंड कोई एंड अचीव नहीं करती एक्सेप्ट प्लेजर, राइट? एंड सोक्रेटिस का ये कहना है कि समथिंग which is done only for pleasure is not good, neither beautiful, so it should be avoided. So homosexual intercourse should be avoided, but between the relationships of a man and a boy, the elder one should teach the younger one how to improve द वर्च्यू ऑफ देयर सोल। और सिंपोजियम के अंदर भी हमें पता चलता है कि जो डेफिनेशन ऑफ लव डायोटमा देती है ना सोक्रेटिस को, वो यही देती है कि इंक्रीज द वर्च्यू ऑफ द सोल ऑफ द बिलवड, कि आप जिससे प्यार करते हो उसको आप बेहतर इंसान बनना देखना चाहो, उसको उसने प्यार बोला। खैर, ये थी बात ईरोस की और होमोसेक्सुअल लव के बारे में बात थी। इसके अलावा गार्डियंस जो है ना, इनकी ट्रेनिंग के बारे में अगली चीज़ बात करता है सोक्रेटिस। ये टॉपिक होता है ट्रेनिंग ऑफ द गार्डियंस। इसमें आ जाती है कि फिजिकल ट्रेनिंग में आ जाता है कि आपको इसको ना थोड़ा मैच करना है विद पोइट्री एंड विद म्यूजिक। Too much poetry and music will make the guardian soft, and too much physical training will make them harsh and full stoic बन जाएंगे वो, unable to feel anything। तो ये चीज़ें। इसके अलावा वो सोक्रेटिस कहता है कि अगर अगर इस सिटी के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो एक इनक्योरेबल फिजिकल डिजीज से सफ़र कर रहा है,
तो ही शुड बी लेफ्ट टू डाई नेचुरली। लेकिन अगर इस सिटी में कोई ऐसा इंसान है जो एक इनक्योरेबल मेंटल डिजीज से सफ़र कर रहा है, ही शुड बी एक्टिवली पुट टू डेथ, उसको मार देना चाहिए। ये बात करता है। अब जब उसने एजुकेशन की बात की है कि अबाउट अबाउट द एजुकेशन ऑफ द गार्डियंस, इसके बाद वो टच करता है upon this patriotic myth which is called the myth of the metals। इसका इसका ये सीन होता है कि ऑब्वियसली हमारा भी आपको पता है कि इन आवर करिकुलम इन आवर सिलेबस एज वेल मैनी थिंग्स आर एडेड टू इन्वोक दोज फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियाटिज्म इन अस। उसी तरह सोक्रेटिस भी कहता है कि हमें एक कहानी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि जो लोग हैं जो इस शहर में रहेंगे उनको उनके अंदर पेट्रियाटिज्म की इमोशंस जागें। और ये मिथ ऑफ द मेटल्स गोज समथिंग लाइक दिस। वो कहता है कि हर इंसान के अंदर डिफरेंट मेटल्स हैं, ठीक है। अम, अब वो लोग हु आर मोस्ट फिट टू रूल, जो सबसे केपेबल हैं टू रूल द सिटी, उनके अंदर गोल्ड है। और जो ऑक्सिलियरीज हैं जो रूल नहीं कर रहे लेकिन सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गार्डियंस कह लो आप, वो उनके उनके अंदर सिल्वर है। और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके अंदर या तो ब्रॉन्ज है या आयरन है। ये मेथ ऑफ द मेटल्स है। अब इसके साथ साथ चलता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन जिसकी हमने बात की थी। अब सोक्रेटिस कहता है कि अगर तो एक इंसान हु इज मेड ऑफ सिल्वर an auxiliary, he becomes a ruler, so it will be chaos। और if a producer who जिसके अंदर ब्रॉन्ज है आयरन है, अगर वो बन जाता है रूलर, या अगर वो ऑक्सिलरी बन जाता है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहा है एंड देयर विल अगेन बी chaos। अब वो कहता है कि हम तो उनको ये बताएंगे कि यू विल नीड टू फॉलो योर इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा जो एक प्रोड्यूसर के घराने में पैदा हुआ है, और लेकिन आपने उसको शुरू से ऑब्जर्व किया, उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर कंपैशन वगैरह है, आपको नज़र आता है। आप उस बच्चे को उठा लो और आप उसको उनके साथ रेस करो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपको शो कर रहा है, ठीक है। अगर एक बच्चा प्रोड्यूसर घर में पैदा हुआ है, प्रोड्यूसर्स मतलब फार्मर्स वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट, उनके घर में पैदा हुआ है, एंड यू सी के अच्छा उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं ऑफ बीइंग अ फिट रूलर, तो आप उसको उठा लो एंड ट्रीट हिम एंड रेज हिम लाइक लाइक अ रूलर, लाइक लाइक यू नो लाइक ही हैज़ गोल्ड। जबकि उसके अंदर देयर वाज प्रोड्यूसर मेटल इन हिम व्हिच वाज ब्रॉन्ज और आयरन। तो ये मिथ ऑफ द मेटल थी। इससे ये होगा कि केओस भी नहीं मचेगा सोसाइटी के अंदर। लोग लोग ये भी नहीं कहेंगे कि यार व्हाई व्हाई शुड वी प्रोड्यूस एंड व्हाई शुड वी रूल एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि दे विल कंप्लाई एज वेल, उसके उनके अंदर पेट्रियाटिज्म जागेगा एंड ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा ये इस मिथ के साथ साथ एक चीज़ जाती है कि सोक्रेटिस सेज कि इट विल बी अनलॉफुल फॉर रूलर्स टू हैंडल गोल्ड और सिल्वर। क्यों? रूलर्स ऑब्वियसली देर मेड ऑफ गोल्ड अकॉर्डिंग टू द मेट ऑफ द मेटल्स बाय सोक्रेटिस। तो इफ दे हैंडल गोल्ड और सिल्वर दैट विल बी मिक्सड अप विद देयर ब्लड एंड इट विल क्रिएट chaos अगेन। अब वो क्यों कहता है इस तरह? वो चाह रहा होता है कि जो रूलर्स है ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड ना करें। उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, उनके पास गोल्ड ना हो, उनके पास अपनी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो जिसको वो करप्ट ना कर सकें, जिसको मिसयूज ना कर पाए। तो उसका मकसद ये था। अब यहाँ तक थी बुक 3। बुक 4 के अंदर ना इसी चीज़ को कंटिन्यू किया जाता है कि रूलर्स विल नॉट बी अलाउड टू होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये एडमेंटस जिससे वो जो इंटरलॉकेटर होता है इस बुक के अंदर, बुक 4 के अंदर, वो कहता है कि यार इस तरह तो फिर नोबडी वुड वांट टू बी अ रूलर। जब आप एक रूलर के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो उसके पास अपने गेन्स के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, राइट? तो व्हाई वुड समवन बी अ रूलर जब उसके पास वो सारी लग्जरीज है नहीं जो हम लोग कॉमन पीपल एंजॉय करते हैं, टू टू टेक अ वाइफ, टू टेक अ हाउस, टू एंजॉय ऑल दीज बेसिक नेसेसिटीज। अगर उस बंदे के पास नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो व्हाई वुड समवन वांट टू बी अ रूलर? तो वो कहता है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने एक स्पेसिफिक ग्रुप, एक स्पेसिफिक क्लास को खुश करना है। हमने पूरी सोसाइटी को एज अ होल बेहतर बनाना है। आई हाईलाइटेड दिस अमेजिंग पैसेज जिसमें उसने ये बात एक्सप्लेन की है, पेज नंबर 125 इन द कॉलेज क्लासिक्स एडिशन। It's page 125. And please, anyone don't buy Penguins Classic, please. अच्छा, हाँ उसमें मेरे ख्याल बुक 11 बुक्स हैं। कॉलिंस वाले एडिशन में 10 बुक्स हैं। हाँ, इसमें 11 बुक्स है, थोड़ा सा डिफरेंट भी जो मैंने फील किया है। हम्म। अच्छा, तो सोक्रेटिस यहाँ पे ये कहता है, जब मैडमेंटस उससे पूछता है कि यार एक कोई भी बंदा क्यों रूलर बनना चाहेगा जब उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड करने की ऑप्शन ही नहीं है, तो उसका जवाब ये कहता है, सपोज दैट वी वर
painting a statue, and someone came up to us and said, "Why do you not put the most beautiful colors on the most beautiful parts of the body? The eyes ought to be purple, but you have made them black." To him, we might fairly answer, "Sir, you would not surely have us beautify the eyes to such a degree that they are no longer eyes. Consider rather whether, by giving this and the other features their due proportion, we make the whole beautiful. And so I say to you, do not compel us to assign to the guardians a sort of happiness which will make them anything but guardians." Continuing, वो कहते हैं, and therefore we must consider whether in appointing our guardians we would look to their greatest happiness individually, or whether this principle of happiness does not rather reside in the state as a whole. But if the latter be the truth, then the guardians and auxiliaries and all others equally with them must be compelled or induced to do their own work in the best way, and thus the whole state will grow up in a noble order, and the several classes will receive the proportion of happiness which nature assigns to them. तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि हमने किसी एक ग्रुप को खुश नहीं करना, मैं हमने एज अ होल सोसाइटी को बेहतरीन तर बनाना है, बेहतर तर बनाना बिल्कुल, बिल्कुल, नो डाउट ये पैसेज मुझे भी पढ़ के काफ़ी ज़बरदस्त लगा था। है। But I just wanted to highlight the part about poet's freedom. I think so in book number 3, हम्म, जिसमें सोक्रेटिस ने ये आर्ग्यू किया था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ पोएट्रीज। एक तो पोएट्री होती है जिसमें विच इन्वॉल्व्स रिप्रेजेंटेशन सच एज कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। दूसरा जो होता है इट्स इन्वॉल्व स्पीच सच एज फर्स्ट पर्सन, इसमें पोइट एज अ फर्स्ट पर्सन ही टॉक्स विच इज़ लाइक लिरिकल पोइट्री। और नंबर 3 होती है जिसमें ये सारे मेथड्स और डिफरेंट मेथड्स और भी मिक्स होते हैं। So Socrates was when talking about education or guardians, he was talking like when we teach this literature, we should not be teaching them to represent characters of such as you can say meaner characters or indisciplined characters या फिर magicians या फिर किसी भी तरह के आपके लोग corrupt characters अपने मतलब के guardians को practice नहीं करवाने, because if they do that it would give them an impact like these things are common and these things happen such as जैसे कि हमने भी डिस्कस किया था इससे पहले कि ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड्स की जो स्टोरीज थी उनमें गॉड्स वर शोन एज मैजिशियंस, हम्म, डिसाइडफुल्स और मतलब कि मीनर्स, जैसे कि आपको पता लायर्स होगा वगैरह। लायर, जैसे कि ज़ोइस ने अपने बाप जो था क्रोनस टाइटन को मारा था, उनके खिलाफ वॉर वेज की थी और इस तरह की डिफरेंट कहानियाँ वगैरह हैं। सो ही वॉज बेसिकली टेलिंग लाइक वी नीड टू चेंज द लिटरेचर एंड वी शुड teach our kids guardians the literature which represents gods or which gives them uh, lessons about courage, self-control, pity, and freedom of spirit and similarities. Because if we teach them about being uh, cowards or bad men, it would transition them into their character to some extent, जो कि मेरे ख्याल में आज के दौर में भी बात विच इज़ वेरी रेलिवेंट। हमारे जो बच्चे हैं दे कीप ऑन वॉचिंग थिंग्स ऑन टेलीविजन विदाउट एनी सुपरविजन एंड दीज थिंग डू impact their minds. So what do you think, Abdullah, about that? और ये या जो आई आजकल जो वो चला हुआ है, कल्चर चला हुआ है रैप म्यूज़िक का। रैप म्यूज़िक में तो ज़्यादातर बात होती है ऐसी कि मैंने बंदूक निकाली तो तेरा पूरा खुर उड़ा दिया, तो सबको मार दिया मैंने। फिर मैं उसके बाद वीड पी, फिर मैं अपनी बिच के साथ गया। तो बच्चे सुनेंगे, उनके दिमाग में क्या जाएगा? व्हाट दे आर लर्निंग फ्रॉम दिस? हाँ यार, काफ़ी काफ़ी एक सब सबलिमिनल लेवल पे मैसेजिंग होती है, आपके सबकॉन्शियस में कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं जो आपको उस टाइम पे अफेक्ट नहीं करती, लेकिन बड़े होते हो आपकी थिंकिंग प्रोसेसेस बिहेवियल पैटर्न्स का हिस्सा बन चुकी होती हैं, वो टॉक्सिक हैबिट्स जो आपने कहीं से सुनी होती हैं, कहीं माशरे में बार बार रिपीट होती हुई देखी होती हैं, वो वाइसेस। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उसमें आप ऑब्वियसली हर जगह तो सेंसरशिप कर नहीं सकते, लेकिन क्योंकि हम यहाँ आइडियल सिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोक्रेटिस ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर सेइंग इट, तो उसने कहा हर चीज़ सेंसर होगी आपसे। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान स्टेट लेवल पे आप ये चीज़ नहीं कर सकते, देखा जाए आप यू नो देखा जाए दैट्स तो वेरी चाइना हार्ड टू डू। चाइना में इस लेवल पे सेंसरशिप हो रही है टू अ लेवल ऑफ यूटोपियन सिटी जिस तरह जिसकी बात कर रहा है यहाँ सोक्रेटिस। जैसे कि मैं वहाँ सुन रहा था कि बच्चे जो हैं दे कैन ओनली डू गेमिंग फॉर 1 आवर। अब होता है चाइना में सिर्फ गेमिंग 1 घंटे के लिए अलाउ है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो को में हमें शायद कंसोल्स हैं या उनका सर्वर्स हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनकी गेम चलती ही नहीं है। टिकटॉक भी जो है टिकटॉक भी मतलब कि उन्होंने ऐसा एल्गोरिदम बनाया हुआ है कि दे नो कि बच्चे कौन सा फ़ोन यूज़ करें या स्टूडेंट्स कौन सा फ़ोन यूज़ करें। अगर दे आर स्वाइपिंग टिकटॉक्स के बीच में उनको रिमाइंडर्स आते रहते हैं लाइक यू हैव स्पेंट दिस मच टाइम
should you do something else, should you study, उनको इस तरह की रिमाइंडर्स आते रहते हैं टू कीप द ट्रैक ऑफ टाइम कि आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड तो नहीं कर रहे, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। सो इसकी मॉडर्न डे एग्जांपल हमें इस लिहाज इस एक्सपेक्ट में हम चाइना से ले सकते हैं कि दे आर ट्राइंग टू सेंसर देयर लिटरेचर, और दे आर ट्राइंग टू सेंसर गेम्स, सेंसर म्यूजिक in every kind to control their population, or to establish self discipline in their population. We can go into a debate whether communism or socialism is good or not, but यार yes, बट we can. हाउ Hmm. फार इज इट अवे फ्रॉम फैशिज्म दो, क्योंकि हम कहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे कि यहाँ तक सेंसरशिप सही है, यहाँ से आगे फैशिज्म है, यहाँ से आगे इट्स वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड योर राइट टू फ्रीडम एंड मोबिलिटी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। I think so. You like freedom of speech and fair, मतलब कि वो सब जो है it should be allowed at a certain age. बच्चों को we should keep them like बच्चों का मटेरियल सेंसर होना चाहिए मेरे ख्याल में, और बच्चों का एक्सेस भी मेरे ख्याल में मॉनिटर होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में ज़्यादा जो बढ़ रही है, न्यू जो जनरेशन जी आ रही है, उन्हें प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों का एक्सेस जो है पोर्नोग्राफी की तरफ, आप कह लो किसी भी चीज़ की तरफ, चाहे वो एक्सप्लिसिट म्यूज़िक या उसकी तरफ, बहुत ईजी हो गया है। आई थिंक सो। येस, यू हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम और वट एवर यू वांट टू कॉल इट एट अ सर्टेन पॉइंट, मगर उसकी भी एक एज लिमिट होनी चाहिए। जैसे कि ये 18 प्लस नहीं कहते, तो वी लेकिन शुड। डोंट यू थिंक नुमान के अगर आपने सेंसरशिप कर दी चलो ठीक है, लेकिन एक एक फॉर एग्जांपल आपका घर का माहौल होता है और आपका फॉर एग्जांपल एक स्कूल का माहौल होता है, राइट? स्कूल में आपने पढ़ाया, सेंसरशिप सारी की वट एवर पब्लिक में, बच्चा घर वापस जाता है, फॉर एग्जांपल अगर पेट्रियार्की की बात ले लो, एक मसला आप उठा लो फॉर एग्जांपल, तो अगर वो अपने बाप को देखेगा कि वो फुल डोमिनेंट अल्फा मेल वाली पर्सनैलिटी, अम्मी उसकी फुल सप्रेस्ड है, वो उस डायनामिक को देख के अपनी रिलेशनशिप्स बिल्ड करेगा। वो पैट्रियार्की घर से सीख गया है, जबकि उसको बाहर से कहीं से किसी ने नहीं सिखाई। उसी तरह नहीं, घर में कुछ बाइसेस एग्जिस्ट करते होंगे, बच्चों को सेंसरशिप तो कर दी, लेकिन जो वो माँ दैट बाप ही उन बाइसेस से बड़े हुए हैं तो वो पास ऑन तो करेंगे ना बच्चों को। दैट इज ये तो मसला है। आप लाइक वी आर ट्राइंग टू relate other problem with other problems। मसला ये है कि the problem you are talking about is different from the problem I'm talking about। हाँ, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आई एग्री विद दैट। मगर मैं कह रहा हूँ कि ऑन द बिगर एक्सपेक्ट मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चों, अब आई एम सजेस्टिंग कि बच्चों का जो मटेरियल है इट शुड बी मॉनिटर्ड एंड सेंसर्ड। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, बच्चे तो माँ बाप से भी सीखते हैं और घर के माहौल से भी सीखते हैं। यू आर राइट टू दैट एक्सटेंट, बट वी विल डू दैट डिबेट एज यू टोल्ड मी इन द लास्ट पार्ट ऑफ रिपब्लिक। इसके बाद सेंसरिंग म्यूज़िक के म्यूज़िक की बात आती है, जिसमें सोक्रेटिस हाईलाइट करता है थ्री स्टाइल्स ऑफ म्यूज़िक। इसमें जिसमें लाइडियन था विच इज़ mournful म्यूज़िक, आइनियन था विच इज़ रिलैक्सिंग म्यूज़िक, एंड डोरियन स्टाइल था जो कि विच इज़ अबाउट एक्सप्रेसिंग करेज एंड सेल्फ कंट्रोल। तो यस, सोक्रेटिस फॉर सजेस्टिंग ओवर हेयर कि हम लाइडियन और आइनियन स्टाइल को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दें, बिकॉज वी डोंट वांट। आइनियन स्टाइल में जो रिलैक्सिंग म्यूज़िक था, इट टॉक्ड अबाउट ड्रिंकिंग, and and it talked about adultery, in terms of relaxing. So he was saying like these type of things can cause indiscipline in our guardians, or mournful में वही mournful में like it would make our guardians fear death। और जब वो कोई बंदा मौत को जब guardians का मेन पर्पस ये है कि they don't know if they are going to die tomorrow or die, अगर वो मौत से ही डरना शुरू हो जाए, they won't be good watchdogs to this utopian city। So he was trying to say that we should only establish Dorian style, which is music talking about courage, self-discipline, and uh, and self-control। उसके बाद you already talked about physical education of guardians। physical education of guardians के बारे में भी हमने बात कर दी। मगर इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, ही highlighted the part about uh, health of guardians as well। ही वॉज ट्राइंग टू से दैट गार्डियंस को हमने एथलीट्स की तरह ट्रेन नहीं करना, क्योंकि एथलीट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि दे ट्रेन अलॉट एंड दे हैव सर्टन लिमिटेशंस टू देयर डाइट्स, एंड दे स्लीप मोस्ट ऑफ देयर टाइम। अगर उनकी स्लीप में या डाइट में हल्की सी भी चेंज आ जाए तो एथलीट्स कैन लिटरली गो इनटू, यू कैन से, स्पाइरल डाउनवर्ड्स हो जा सकते हैं अपनी हेल्थ के मामले में। तो ही वॉज सेइंग लाइक वी शुड ट्रेन देम इन अ monitored way के
दे आर ऑलवेज रेडी टू बी इन वॉर, कि वो हमेशा जंग लड़ने के लिए रेडी हो। इसके अलावा खाने जो हैं उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि अगर बोलते हैं जंग में तो बंदा अपने साथ चिकन कढ़ाई या बटर चिकन तो लेके फिर नहीं सकता, वो बंदे को जो मिलता है बंदा वहीं से काट के उसको रोस्ट करके खा लेता है। दे शुड बी यूज टू ईटिंग whatever is available to sustain their needs. Apart from that, उसने ये भी कहा कि he also implied about promoting health and physical training in general population as well, जहाँ उसने ये कहा कि अगर हम इनडिसिप्लिन और अनहेल्दी फूड्स को अपनी सोसाइटी में आम कर देंगे तो जाहिर सी बात है लोगों में डिजीज़ बढ़ जाएंगी। ठीक है, इनडिसिप्लिन से क्या होगा, एक कम्युनिटी लीड्स टू लार्ज नंबर ऑफ, यू कैन से, इनजस्टिस, इनजस्टिस कम्युनिटी में आम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन एंड बिकॉज ऑफ बैड फूड की गंदे खाने की वजह से डिजीज़ ज़्यादा आम हो जाएंगी। जब ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी तो एक स्टेट के अंदर कोर्ट्स ज़्यादा खुल जाएंगी, मेडिसिनल हाउसेस या फिर आप कह लो क्लिनिक्स ज़्यादा खुल जाएंगे। और ये जो प्रैक्टिशनर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं और जो लोग जो जजेस हैं, दे विल टेक देयर बिजनेस एज अ, they will take their practice as a business, because these things will be taken serious within a society which is literally broken. So he was talking about promoting discipline and health apart from guardians in the general public as well. Do you want to talk about that? Promoting health in the gardens or something. What were you saying? Uh, you're muted, Umang. Sorry, promoting health in the general public as well, जहाँ उसने ये कहा था कि एक तो इनडिसिप्लिन, it leads to a lost it leads to injustice in a society, और बैड फूड इट लीड्स टू डिजीजेज इन अ सोसाइटी। जब इन डिजीजेज और इनजस्टिस सोसाइटी में ज़्यादा हो जाएंगी, दे विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल क्लिनिक्स एंड कोर्ट्स इन अ सोसाइटी। और जब लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ कोर्ट्स होंगी की डिमांड ज़्यादा होगी, they will start taking their job as a business, medical practitioners and judges. What do you have to say about that? Um, it's an excellent point that you raised. I totally agree with that. Um, he talked about the education of he talked about the kind of things you can permit in all forms of art and और उसके बाद he I missing something here. हाँ, and identifying four virtues at the state level, क्योंकि हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम ये थी कि वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि पॉलिटिकल लेवल पे जस्टिस कहाँ है और इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे इन दोनों जस्टिसेस को, एंड व्हाट जस्टिस हाँ, एक्चुअली इज. हाँ, मगर ये जो है, इट कम्स इन लेटर पार्ट। आई हैड टू डिस्कस कपल ऑफ थिंग्स एज वेल। हाँ, इसके श्योर श्योर यू अलावा कैन. सोक्रेटिस अपने अपने यूटोपियन सिटी के अंदर ये भी आर्ग्यू करता है कि जो जजेस की पोजीशन है दे शुड बी फिल्ड बाय ओल्डर मैन, इसमें यंग पीपल नहीं आने चाहिए, बिकॉज ही थिंक्स दैट अगर एक मतलब कि जिस तरह एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, उसकी जो स्किल होती है मेडिकल स्किल, अपार्ट फ्रॉम इट्स हिज मेडिकल नॉलेज, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम बीन इन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल डिजीजेस। जितना वो लोगों को ट्रीट करता है, लोगों को फर्स्ट हैंड डील करता है जिनकी डिजीज़ होती हैं, उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ उसकी जो मेडिकल एक्सपर्टीज़ है वो ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। ही इम्प्लाइज द सेम केस फॉर जजेस एज वेल। ही सेइंग दैट अगर एक हम यंग पर्सन को बिठा देंगे जज की सीट पे, उसको इट्स अबाउट उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस हैंड, ना. यस, इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होगा विद इनजस्टिस या फिर विकेडनेस। और मसला ये कि उसने ये कहा कि अ सिंपल गुड हार्टेड यंग मैन जो है ही वुड बी टेकन इजीली बाय विकेटनेस, और उसको मालूम नहीं होगा कि वेदर ही इज डूइंग हिज जॉब करेक्टली और नो। बट एज अ, और वो साथ में ये बात आर्ग्यू करता है कि विद द ओल्ड एज इंसान को विकेटनेस के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे को हासिल हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस थ्रू आउट हिज लाइफ विद विकेटनेस, बिकॉज he sees wickedness at different levels in his life. So that is why he argues that judges should be old people rather than young people in his utopian city. Do you That's have a to good add point that anything? he raised. Yeah, It that is a actually good. makes sense. Okay, these professions are kind of based on the experience wala perspective. उसके बाद सोक्रेटिस ने अपने गार्डियंस को
टू क्लासेस में डिवाइड किया था, एज वी वर टॉकिंग बिफोर, रूलर्स और ऑक्सिलरीज में। ऑक्सिलरी रूलर्स वो, और रूलर्स उसने कहा था कि इफ़ वी एग्जामिन अवर गार्डियंस थ्रू आउट देयर लाइफ, हम उनको पूरी लाइफ उनको ऑब्जर्व करते हैं, वी सी एंड वी टेस्ट देम एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ देयर लाइफ, हम उनको डिफरेंट टास्क देते हैं उनकी उनके वर्च्यू को टेस्ट करने के लिए, उनकी आप कह लो ऑब्जर्वेशन को टेस्ट करने के लिए, उनकी जस्टिस को टेस्ट करने के लिए, एंड दे पास थ्रू आउट देयर लाइफ। और जब वो एक सर्टन एज पे पहुंच जाए, दे आर ओल्ड इनफ, वी शुड ट्रांसफॉर्म देम इनटू रूलर्स। ठीक है। और हम्म, अब जब वो रूलर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, द यंगर गार्डियन शुड बी कॉल्ड ऑक्सिलरीज, जो कि अपने रूलर की हेल्प करेंगे टू establish लॉ एंड टू हेल्प हिम कंट्रोल हिज स्टेट। यू हैव टू। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, आपने उसमें बताया कि उनका जो वे ऑफ लिविंग था, रूलर्स और गार्डियंस और ऑक्सिलरीज का, जो भी आप कह लो, इट शुड बी अ सिंपल वे ऑफ लाइफ। उनका जो खाना है, यहाँ तक कि उनको खाना भी जो है वो स्टेट प्रोवाइड करेगी, uh, हम्म, उनकी सर्विसेज की कॉम्पनसेशन में। और हम्म। वो उनकी अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टी नहीं होगी। होगी। और दे वुड बी गिवन शेल्टर बाय द स्टेट। इसके अलावा उनके पास कोई ज़ख़ीरे खाने नहीं होंगे, जब वो अपने खाना ज़ख़ीरा करते रहें, ऐसा कोई चक सीन हम्म। भी नहीं होगा। दे विल ईट टुगेदर इन लार्ज मैसेस, एक साथ बैठ के खाएंगे। सो जनरली उनकी जो हैप्पीनेस का सोर्स होगा, इट सर्विंग द स्टेट ओनली। would be providing for their state, or serving their state, or doing judgment, like just judgments based on justice. So yes, अब ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, इट्स ज़बरदस्त इट्स लगे। इट्स लाइक, अगर आप एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव से सोचो, यू माइट थिंक कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप रूलर्स को यस। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफर ही ना करो। लेकिन ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि एक इंसान को अगर आप नहीं ऑफर करें प्राइवेट प्रॉपर्टी, ही हैज़ नो अदर मोटिव टू कम टू पॉलिटिक्स, इनटू पॉलिटिक्स फॉर देयर ओन गेन्स। दे विल ओनली कम इनटू पॉलिटिक्स अगर वो चाहते हैं बेहतरी अपने मुल्क की। अगर वो अपने आप को फिट करते हैं डीम कि हम लोग फिट हैं फॉर पॉलिटिक्स एंड टू रूल द सिटी, तो वो मुल्क के बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए आएँगे, ना कि सिर्फ़ अपने मफ़ाद के लिए। यार, अभी आप देखो, जैसे कि आई वुड लाइक टू गिव माय टर्मिनोलॉजी ओवर हियर। मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ डॉक्टर्स की। जैसे कि कुछ बच्चों को बचपन से शौक होता है कि हमें डॉक्टर बनना है। कुछ को तो होता है शौक कि अम्मी अब्बू ने कहा बेटा हुँ, डॉक्टर बनना है, पैसे पैसे हुँ, कमाओगे, ज़्यादा अमीर हो जाओगे। एक कुछ को होता है कि यार वी वांट टू हेल्प पीपल, वी वांट टू ट्रीट पीपल। कुछ लोगों को अंदर से होता है कुछ इसी तरह। कुछ लोगों को बचपन से शौक होता है कि वी वांट टू बिकम सोशल वर्कर्स। कुछ को होता है बचपन से कि वी वांट टू बिकम नर्सेस टू सर्व अवर स्टेट। इसी तरह व्हाई नॉट आवर चिल्ड्रन थिंक कि हमें बड़ों के रूलर बनना है सो वी कैन सर्व अवर स्टेट। ज़रूरी तो नहीं है कि किसी अमीर बाप का बेटा जिसके पास जायदाद हो, या किसी जागीरदार का बेटा आके बैठे सीट के ऊपर, जिसका इंटरेस्ट भी ना हो सीट, जिसका मफाद भी ना हो सीट के ऊपर, जिसने सारी ज़िंदगी एक नवाला भी ना खाया हो हलाल का। तो वह इसकी ये बात मुझे इस जगह पे इंट्रीग हुई कि यस, वी शुड थिंक लाइक दैट एज वेल इन आवर स्टेट। कि कोई भी बच्चा बचपन में ये सोच सकता है कि मैं बड़े होकर अच्छा रूलर बनूंगा। फॉर दैट ही कैन ट्रेन इफ देयर इज़ अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन। ठीक है। For that, he can choose certain kind of studies, political studies, philosophy, whatever he wants to. What do you think, Abdullah? Is this true or not? और अगर ये ट्रेंड आम हो जाएगा तो इस तरह के लोग सामने आएंगे who really want to serve the country, apart from them जो ये रूल्स। बात पे हम अभी आगे आएँगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फिलॉसफर किंग का। आई थिंक सो ये बुक 6 या फिलोसफर 7 के में, विल गेट टू इट। या फिलोसफर किंग्स का बिल्कुल। इसके बाद Socrates also discusses about effects of wealth, extreme wealth and poverty in the society. Socrates ही आर्ग्यू करता है कि these two things can corrupt the society to its very core very easily. जैसे कि लास्ट टाइम when we were discussing off the air, अब्दुल्ला, कि नबी करीम ने कहा है कि गुर्बत से बचो। हाँ, तो यही बात है। सेम सोक्रेटिस भी इसी जगह पे ही कहता है कि जब एक इंसान इंतहाई गरीब होता है, या फिर कोई भी स्किल क्राफ्टमैन या फिर फार्मर, कोई भी इंसान जब वो गरीब होता है, ही डजंट हैव अप्रोप्रिएट टूल्स टू प्रैक्टिस हिज क्राफ्टमैनशिप। ठीक है। वो अपना अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकता। वो चाहे वो कोई किसान हो, वो सही तरीके से काश्तकारी नहीं कर पाएगा। चाहे वो कोई लोहार हो, वो सही तरीके से तलवारें नहीं बना पाएगा जब तक उसके पास प्रॉपर हथियार नहीं होंगे। और जब एक इंसान बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, जब एक कोई भी स्किल्ड पर्सन, जैसे कि एक किसान बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, या ब्लैक स्मिथ बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, तो उसका फिर काम करने का उसका मेन मोटिव वो रहेगा ही नहीं। ही विल जस्ट टर्न इनटू
लेजी स्लॉथ, व्हाट डू यू थिंक, ये भी है कि नहीं? और साथ में उसने फिर ये भी कहा कि जो जब गुर्बत बढ़ती रहेगी इस तरह के माशरे में, it would turn it would give a, you can say, rivalry between extremely wealthy people and extremely poor people, और फिर इस तरह की स्टेट में रिवॉल्ट होने का बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, रेवोल्यूशंस आने की, एंड दिस कैन कॉज द होल स्टेट टू क्रिपल, सो वी मस्ट avoid these two things like extreme wealth and extreme poverty. यार अच्छा, यहाँ पे वो इसी को कंटिन्यू करते हुए कि इसी से कनेक्टेड बात करते हैं ना, रेडिकल क्लेम अगर आपको लगे वो, कि सोसाइटी में कोई वेल्थ होएगी नहीं। भाड़ में जाए सब, ना गरीब ना अमीर, तो कोई वेल्थ होएगी नहीं। एडिमेंटस कहता है भाई ये कैसे पॉसिबल है? वो कहता है कि यार हमारी स्टेट वेल रन होगी, और हमें वो एडिमेंटस कहता है अच्छा फिर वॉर्स कैसे करेंगे, वॉर्स आर वेरी कॉस्टली राइट। तो वो कहता है कि नेबरिंग सिटीज़ एंड स्टेट्स वगैरह विल हेल्प अस, क्योंकि हमारे पास वी हैव द बेस्ट गार्डियंस, वी हैव द बेस्ट वॉरियर्स, एंड वी विल ऑफर देम द स्पॉइल्स ऑफ वॉर। तो हमारा ये वाला सिस्टम भी सॉल्व हो गया। तो उसने ये बड़ी रेडिकल बात की थी कि सोसाइटी में ना कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन होगी। रिकंस्ट्रक्शन क्या, वो तो फ्रॉम स्क्रैच ही बिल्ड कर रहा है ना। वो कह रहे हैं क्योंकि वेल्थ का कॉन्सेप्ट होएगा नहीं। और साथ में सही बात भी मैं हर में आर्ग्यू की थी कि अगर एक दूसरी फोर्स से बंदा आता है जो कि एक्सट्रीमली वेल इक्विप्ड होता है, मगर ही इज़ लेजी बिकॉज उसके पास पैसा है, उसके पास सब कुछ है, दे हैवन ट्रेन मच, उनके पास हमारे हमारे जो गार्डियंस जैसी आप कह लो कि फुर्ती नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, मतलब कि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं है, दे वॉन्ट बी एबल टू कम्पीट विद अवर गार्डियंस। हमारा हमारा एक जो गार्डियन है, इट ही वुड बी इक्वल टू थ्री और फोर ऑफ देम, उसने यहाँ ये भी आर्ग्यू किया था, जो कि मैं हाल में इट मेक सेंस। अगर आपका पर्पस ही बचपन से ये हो कि यू हैव टू गार्ड अ स्टेट, अब और दूसरी स्टेट से बंदा, दूसरा जो आपका एनिमी है वो बस अमीर हो, चाहे उनके पास बहुत पैसा हो, उनके पास बहुत शानदार किस्म के हथियार हो, मगर उनको हथियार सही तरीके से चलाने भी ना आता हो, उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग इतनी ना हो, उनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ना हो, उनके पास फ़िलॉसफ़ी की नॉलेज ना हो, आई थिंक सो दे वुड लूज़ प्रीटी ईज़िली। या you're pretty right, you're right with that. Yeah, I haven't read much about the later topic that comes about justice in a state and justice in an individual. Do you want to discuss that, Abdullah? हाँ, सोक्रेटिस रेफर अब करता है बुक टू की बिगिनिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ उसको रेफर Hmm. करता है, क्योंकि वहाँ पे बात होती है कि हाउ इज बीइंग जस्ट इंट्रिंसिकली मोर प्रॉफिटेबल देन बीइंग अनजस्ट। क्योंकि जो इंटरलॉक्यूटर होता है वो तो ये कहता है ना कि एक जो अनजस्ट बंदा है वो टैक्स टैक्स इवेजन से ज़्यादा मुनाफा कमाएगा, और जो जस्ट बंदा है वो टैक्स दे के ही वो लॉस में रहेगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो जस्ट बंदा है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा फ्रॉम द अनजस्ट पर्सन? तो इसी को फॉलो करते हुए पॉलिटिकल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे वर्च्यूज जो है ना वो कोइंसाइड करती हैं। चार वर्च्यूज हैं, और वो इस तरह कोइंसाइड करती हैं कि जो विजडम है ना, इट विल बी विद द गार्डियंस, क्योंकि इनके पास नॉलेज ऑफ हाउ टू रन द सिटी। और इफ द गार्डियंस वर नॉट रूलिंग, क्या हुआ अगर डेमोक्रेसी होती, तो देयर virtue would not translate into the virtue of the city, बट बिकॉज दे आर इन चार्ज देयर विस्टम बिकम्स द सिटीज वर्च्यू। यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया विस्टम एट द स्टेट लेवल। अब करेज लाइज विद द ऑक्सिलरीज, कि वो बड़े करेजियस हैं, देर बड़े देर देर गुड फाइटर्स, करेजियस फाइटर्स, और उनकी करेज ट्रांसलेट करती है इनटू द करेज ऑफ द सिटी, ऑफ दिस यूटोपियन आइडियल सिटी। एक फार्मर की करेज डज नॉट ऑफ द स्टेट राइट, एक प्रोड्यूसर की करेज डजंट डू गुड एंड डू एनी गुड फॉर द स्टेट राइट। आपने बिल्कुल। करेज यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली विद एट द स्टेट लेवल। ये वर सेइंग समथिंग वन। यस, हाँ, मैं भी जब पढ़ा था तो मुझे रात ये समझ आई कि ही टॉकिंग के वी सर्टेन characteristics फ्रॉम सर्टेन क्लासेस डिफाइन द characteristic ऑफ द होल स्टेट एज सच, है कि नहीं? जैसे कि उसने फार्मर्स की बात की, अगर हमारे फार्मर्स लाइक, अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे मर्चेंट्स आर गुड एट सेलिंग, दे आर गुड एट ट्रेडिंग, हमारे सेलर्स आर गुड एट ट्रेडिंग एज वेल, our whole nation will be called wealthy in such manner or no? व्हाट वर सेइंग वन। सॉरी, मैं कह रहा था कि यस, एज यू डिस्कस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं पूरी, कि सर्टन सर्टन क्लासेस की जो एक आप कह लो कि खूबियाँ हैं, इट विल डिफाइन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होल कम्युनिटी ऑफ द होल यूटोपियन सिटी।
So I'm trying to basically ask, like, agar, for example, there is wisdom in scholars of the utopian city or philosophers, it will be called the wisdom of the state as well, of the utopian city. वही वहां पे बात आती है फिलोसोफर किंग्स, क्योंकि जो फिलोसोफर्स है ना, बुक 6 से 7 में सोक्रेटिस आगे आएगा कि ये दीज आर द पीपल हु आर मोस्ट फिट टू रूल। इनकी ट्रेनिंग आप ऐसे करेंगे, फिलॉसफी प्लस ट्रेनिंग प्लस एवरीथिंग, जो कि एक ऑक्सिलरी की ट्रेनिंग होगी, एक गार्डन की ट्रेनिंग होगी, उसको आप कॉम्प्लीमेंट करें विद दिस फिलोसोफर पर्सन, वो बनेगा फिलोसोफर किंग जाके। इसकी हम इन डेप्थ बात करेंगे 6 में जाके। यू आर वेरी राइट एट रेजिंग दैट पॉइंट। इसके बाद वो बात करता है मॉडरेशन और जस्टिस की। मॉडरेशन की वो बात करता है कि स्टेट में एग्रीमेंट्स वगैरह होती हैं एंड यू प्रैक्टिस मॉडरेशन। जस्टिस की वो बात करता है कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है, इट इज़ अ वेरी जस्ट कॉन्ट्रैक्ट, कि हर बंदा वही काम करेगा फॉर विच दे आर बेस्ट सूटेड। यहाँ पे जस्टिस उसने आइडेंटिफाई कर ली। अब वो कहता है कि हाउ इज बीइंग जस्ट इंट्रिंसिकली मोर प्रॉफिटेबल देन बीइंग अनजस्ट। वो यहाँ पे एक थ्योरी पेश करता है प्लेटो, ट्राइपार्टाइट थ्योरी ऑफ द सोल। कहता है कि आपकी सोल के 3 पार्ट्स हैं, रैशनल पार्ट, एपेटिटिव पार्ट और स्पिरिटेड पार्ट। रैशनल पार्ट है आपका रीजन, एपेटिटिव पार्ट है आपके बेस डिजायर्स, सेक्स, फूड, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, मनी। और आपका स्पिरिटेड पार्ट है, इट लस्ट्स, इट हंगर्स फॉर ऑनर वगैरह, कि हमारी सोसाइटी में, माशरे में इज्जत हो, हमारा ऑनर हो एंड ऑल ऑफ दैट। जो ये टॉक्सिक ट्रेडिशनल बॉयज कहते हैं ना, हमारी इज्जत, वो वाला स्टफ, दैट्स द स्पिरिटेड पार्ट ऑफ द सोल। तो वो कहता है कि यू माइट रिमेंबर कि हमने वेस्टर्न फिलोसफर्स ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के पार्ट 1 में डिस्कस किया था ट्राइपार्टाइट थ्योरी ऑफ द सोल के। उसका उसका काम है शैरिटेर का, एक शैरिटेर है, उसके पीछे 2 विंग्ड हॉर्सेस हैं, एक ब्लैक है और वाइट है। अब ये शेरिडेर एज अ होल का काम है कि उसने ऊपर जाना है, इट हैज़ टू असेंड टूवर्ड्स स्पिरिचुअल असेंशन एंड एनलाइटनमेंट। लेकिन उसके जो बेस डिजायर्स है ना, उसके पेडिटिव पार्ट जो है वो उसको ज़मीन पे ले आएगी, उसको ज़मीन पे रखेगी, उसको कभी इनलाइटन होने नहीं देगी। तो वो कहता है कि अगर आपने अपनी 3 पार्ट्स, सोल के तीनों पार्ट्स को अलाइन कर लिया ना, कि आपने रैशनल पार्ट को इन कंट्रोल रखा और रैशनल पार्ट जो है वो एपेटिटिव और स्पिरिटेड को इन लाइन रख रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है, तो देन इट विल बी जस्टिस। क्योंकि जस्टिस इज व्हेन योर सोल इज राइटली अलाइंड, व्हेन इट इज इन द राइट स्ट्रक्चर। क्योंकि जब आपने अपने रीजन इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी सोल को कंट्रोल किया, तो आप अपने एक्शंस को भी कंट्रोल कर रहे हो विद वट एवर यू थिंक इज जस्ट। ना आप चोरी करोगे, ना आप झूठ बोलोगे, ना आप कोई और विशेष एक्ट करोगे। इस वजह से आप जस्ट काम करोगे, मतलब जस्टिस का साथ दोगे आप। और वो कहता है कि हमने जिस तरह बात की थी, अम, कि जिस तरह जस्टिस जो है ना, इट इट इज इक्वेटेड टू द हेल्थ ऑफ द सोल। अ जस्ट सोल वो है जिसकी विच हैज स्ट्रक्चर्ड इट्स पार्ट्स अप्रोप्रिएटली, एंड इट इज़ अ हेल्दी सोल, क्योंकि वो अच्छे एक्शंस करेगा, अच्छे एक्शन से उसको मुनाफा भी होगा, दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट। झूठ नहीं बोलेगा तो उसको 100 झूठ और नहीं बोलने पड़ेंगे और मुश्किलात में नहीं पड़ेगा। सो अनजस्ट सोल इज एन अनहेल्दी सोल बाय कॉन्ट्रास्ट टू हेल्दी सोल, अगर जस्ट सोल होता। तो यहाँ पे वो इन सम वे प्रूफ करता है, नॉट एब्सोल्युटली, क्योंकि वो प्रूफ करता है कि बीइंग जस्ट इज मोर प्रॉफिटेबल देन बीइंग अनजस्ट। लेकिन सोक्रेटिस जो है ना, वो जब जस्टिस की बात करता है तो वो हमेशा रुक जाता है वहाँ पे, अप अंटिल द लास्ट बुक इन द रिपब्लिक। वो पूरा अकाउंट देगा जस्टिस का एंड पे जाके, वो सम अप करेगा सब कुछ एंड पे जाके। तो इसलिए जब भी जस्टिस कोई बात करेगा लास्ट बुक से, बुक 9 से पहले पहले, तो वो इन पार्ट्स करेगा, कंप्लीट आंसर नहीं देगा जस्टिस के बारे में। वील लुक टू इट व्हेन वी कम टू द बुक 9 और 10। जस्टिस का कंप्लीट अकाउंट वो तब देगा। अभी यहाँ पे एंड हो गई है बुक 4 सॉरी। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग, या फिर वी शुड मूव ऑन? कि प्लेटो वाज अ मिसोजिनिस्ट। Yes, you should please discuss that because I haven't read that part yet, and please elaborate your theory, bro. यार इट्स नॉट अ थियरी, इट्स लाइक आई थॉट कि कॉलिंस क्लासिक एडिशन के अंदर मिस ट्रांसलेशन, जबकि होती कभी नहीं है। इतनी बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, आई डाउट कि उन्होंने मिस ट्रांसलेशन एंड व्हाटएवर। मैंने चेक No, किया no, वीडियोस के थ्रू, no, इट no. वाजंट दैट। मसला है कि मैं भी उस पार्ट तक पहुंचा ही नहीं हूँ, so I couldn't. If you could tell me, so I would rate it right now. But you can अच्छा, start telling me now. अम, वो फोर्थ बुक में पहले तो ये बात करता है कि जो दोनों सेक्सेस है ना, दे आर इक्वली क्वालिफाइड टू रूल। दे शुड हैव द सेम एजुकेशन। उनको, एक औरत है उसकी भी ट्रेनिंग वैसी होनी चाहिए अलॉन्ग साइड मेल्स, उसको सेम एजुकेशन रिसीव होनी चाहिए, एंड दे शुड हैव द सेम पॉलिटिकल रोल्स।
लेकिन वो बात करता है पेज 173 के ऊपर, 173 था ना। हाँ, वो कहता है देन लेट्स द वाइव्स ऑफ आवर गार्डियंस स्ट्रिप फॉर देयर वर्च्यू विल बी देयर रोब एंड लेट देम शेयर इन द टॉयल्स ऑफ वॉर एंड द डिफेंस ऑफ देयर कंट्री ओनली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर्स द लाइटर आर टू बी साइंड टू द वुमेन हु आर द वीकर नेचर्स बट इन अदर रिस्पेक्ट्स देयर ड्यूटीज आर टू बी द सेम। इसके अलावा वो कहता है देर इज नो स्पेशल फैकल्टी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अ स्टेट विच अ वुमन हैज बिकॉज शी इज अ वुमन और विच अ मैन हैज बाय virtue of his sex, but the gifts of nature are alike diffused in both. All the pursuits of men are the pursuits of women also, but in all of them a woman is inferior to a man. अब यहाँ पे बात करने की, हाँ, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं। इट्स लाइक वो ये नहीं कह रहा कि हर औरत हर मर्द से इन्फीरियर है। वो ये कह रहा है कि एक औरत जो प्रोड्यूसर है ना, वो इन्फीरियर है एक प्रोड्यूसर आदमी से, लेकिन एक औरत जो गार्डियन है वो सुपीरियर है एक प्रोड्यूसर आदमी से। राइट, क्लासेस में डिस्टिंग्विश कर दिया कि हर क्लास में एक औरत अपनी ही क्लास के मर्द से नीची है, लेकिन अगर वो ऊपर वाली क्लास में है तो नीचे वाले क्लास के मैन से सुपीरियर है, लेकिन अपनी क्लास के मैन से इन्फीरियर ही रहेगी वो। अगर एक औरत रूलर है और एक उसके अलॉन्ग साइड मैन रूलर है तो वो मैन रूलर से इन्फीरियर ही रहेगी। वो कह रहे हैं कि हर सोशल क्लास में एक औरत मर्द से इन्फीरियर है। अगर वो एक औरत कुछ भी करती है, पॉलिटिक्स में भी जाती है, तो वो रूल भी करती है, तो वहाँ पे भी वो वीकर नेचर की है, तो वो कम बेहतर लेवल से रूल करेगी। राइट, शी इज इन्फीरियर टू मैन इन एवरी वे, बट शी इज नॉट इन्फीरियर टू एवरी मैन। समझ रहे हो ना बात? तो एक क्लासेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। यस, वी गेट इट, नो वरीज मैन। हाँ, बिल्कुल मैं समझ तो गया बिल्कुल। जैसे कि आजकल वही अब इसकी टर्मिनोलॉजी आज के ज़माने में वही होगी ना। अगर फॉर एग्जांपल हम भी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक डिपार्टमेंट ले लें हम छोटा सा, फॉर सपोज आईटी डिपार्टमेंट ले लें, उसमें सारे आईटी सपोर्ट वर्कर्स हैं, ठीक है। तो अगर एक फीमेल आईटी सपोर्ट वर्कर है, शी विल बी inferior to a male IT support worker. But if the same lady, if she is IT manager, she will be of higher significance than the IT support worker because she is higher in बिल्कुल ऐसे rank. है, ऐसे ही कह बिल्कुल रहा है ऐसे ही है। सोक्रेटिस। No अब worries. यहाँ पे फ़र्क पता है क्या है? अरिस्टोटल ने भी मेरे पास स्क्रीनशॉट सेव हुआ है फ़ोन में, व्हेन आई वाज रीडिंग, आई थिंक सो इट वाज द निकोमेचियन एथिक्स बाय अरिस्टोटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो किताब थी जिसके पेज 46 पे वो बात कर रहा था। उसने वो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन फ़र्क ये है प्लेटो और अरिस्टोटल के अंदर, क्योंकि प्लेटो ने सिर्फ दिए हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स, एरिस्टोटल ने दिए प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स एज वेल। मतलब प्लेटो ने अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान है, आप उसको कहते हैं उमर इज टॉल, राइट, तो इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, इट इज़ एन इज स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उमर इज टॉल सो ही शुड प्ले बास्केटबॉल, तो ये प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है, इट इज़ और टू या फिर शुड स्टेटमेंट। तो इट्स लाइक प्लेटो ने कहा है कि वुमेन और मैन की नेचर्स ही हैं, राइट, लेकिन अरिस्टोटल ने उसको एक स्टेप आगे लेके मजीद मिसोजिनिस्टिक होते हुए ये कहा है कि औरतों और मर्दों की नेचर्स ये हैं, तो एक औरत को ये करना चाहिए, एक मर्द को ये करना चाहिए, जेंडर रोल्स की तक ले गया अरिस्टोटल, ठीक है। तो दैट्स वेयर दे डिफर। ऑब्वियसली आज से 2200 साल पहले की बात हो रही है, वहाँ इतना वो कल्चर नहीं था, वो कल्चर की भी बात नहीं है। ऑब्वियसली आप अपने, दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ फिलोसफी एज वेल, कि आप अपने कल्चर के डब्बे से नहीं निकल सकते बाहर, ठीक है। एरिस्टोटल को देख लो, खुदा की एग्जिस्टेंस प्रूफ की, फिर उसने पोलिथिज्म वार दिया एंड पे। आप अपने कल्चर के डब्बे से नहीं निकल सकते ना, इट्स वेरी हार्ड। डेकार्ड्स मेथड हर बंदा प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बिल्कुल, एक प्रॉब्लम इसमें ये भी हो सकती है, जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि मे बी philosophers of that time or any time, सॉरी। सॉरी। तो मैं बात कहना चाह रहा था यार कि philosophers of any time या फिर current time or any time, वो they fear about them hurting feelings of their fellow countrymen और countrywomen, ठीक है। उनको डर होता है कि हम अपने स्टेट की रिलीजन के खिलाफ ना जाएं, ठीक है। तो उसकी वजह से कि एज वी वर टॉकिंग, शायद philosophers जो थे they did believe in existence of one god in ancient times, मगर उनकी जैसे कि polytheist सोसाइटी थी, वो उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते थे बिकॉज वो उनको डर लगता था कि शायद हमें एक तरह का कैंसिल ना कर। आज के ज़माने में कैंसिल कर देते हैं, उस ज़माने में तो डायरेक्ट खोपड़ी उड़ाते थे लोगों की, ठीक है।
तो सेम सेम बात इस तरह इस वक्त भी आ रही है शायद। वो फिलोसफर्स जो है जैसे कि वो टॉकिंग अबाउट एरिस्टोटल, वो ये फियर कर रहे हैं कि अगर हम लोग जेंडर रोल्स को जिस तरह हमारी सोसाइटी देखना चाह रही है उस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, शायद हमें वही हो, मतलब कि बैकलैश है सोसाइटी का। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल ओवर हियर? मगर एट द सेम टाइम हम सोक्रेटिस की नेचर में देखते हैं, सोक्रेटिस सेज व्हाटएवर ही वांट्स टू से, ही डजंट फियर एनीवन। Is that the nature of Aristotle as well? Discussing your uh, uh, um, यार इट्स लाइक, यार इट्स वेरी वियर्ड यार, क्योंकि अगर आप एक फिलोसोफर की किताब पढ़ते हो और अगर आपको उसकी उसकी लाइफ के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं पता, थोड़े नहीं बल्कि इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए बिफोर यू रीड अ बुक ऑफ दैट पर्सन, तो आपको समझ नहीं आती। अगर आप डिस्कोर्स ऑन मेथड पढ़ लो, डिकार्ट की किताब, अगर आप उसकी लाइफ के बारे में नहीं पता आपको, अगर आपको वो रात नहीं पता जो उसने एक शिप में गुजारी थी, तो आपको समझ नहीं आएगी उसने वो किताब क्यों लिखी। अगर आपने नीटशे की लाइफ के बारे में नहीं पढ़ा, आपको समझ नहीं आएगी यार उसने क्यों ये आइडियाज़, इतने इतने बिजार और अमेजिंग आइडियाज़ क्यों पेश किए अपनी फिलोसफीज़ के अंदर। उसी तरह यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, कि किस किस सोसाइटी के अंदर ये किताबें लिखी गई, तो उसके बाद आपको कुछ समझ आती है। बट इट्स स्टिल वेरी सरप्राइजिंग कि दीज पीपल हु आर सो इंटेलेक्चुअल, दे forgot to mention how जेंडर इक्वालिटी का जो बिल्कुल मिनिमल, बिल्कुल सिंपल आपका आइडिया है जो जेंडर इक्वालिटी का, इतनी कोई साइंस नहीं है इसके पीछे। इट्स जस्ट कि मैन एंड वुमेन देर इक्वल शुड हैव द इक्वल राइट्स, दैट्स ऑल। वो इंसान जिसने भाई इतनी किताबें लिख दी अरिस्टोटल ने, वही वाज लाइक एन ओलिगार्क, राइट। उसने अपनी अपने दौर में एक ऐसे कोई डोमेन नहीं थी साइंस की नॉलेज की जो उसने जिसके बारे में किताब ना लिखी हो। इट सरप्राइजेस मी कि हाउ ही कुड हैव मिस्ड दैट। yes, basically वो प्रॉब्लम यही है कि sometimes men fear the culture, fear the society they are living in। और बिल्कुल आपने सही बात की, if we haven't read about their previous life or their life story we don't know कि उनका perspective क्यों change हुआ, या फिर why they are not trying to express their perspective। ये भी तो है कि उनका perspective कुछ और हो, but they are hiding their perspective behind their words or behind their philosophies because they are just trying to make people happy, you know। अगर ऐसे कि आज की सोसाइटी में भी ये बात सच्ची है कि वी कैन से सर्टेन थिंग्स टू मेक पीपल अनहैप्पी। अगर हम वो बातें करेंगे तो फिर आपके घर के आपको ट्विटर पे भी गालियाँ पड़ती हैं, आपको धमकियाँ भी आती हैं चैट बॉक्स के अंदर। तो उस वक्त तो ये सब कुछ नहीं था, उस वक्त तो डायरेक्ट फेस पे लोग कहते थे। मगर सेम ये बात है कि नहीं, दे मे बी दे फियर्ड देयर कल्चर, मे बी दे फियर्ड देयर सोसाइटी। कुड बी, कुड बी, कुड 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 बी, could कुड बी be पॉसिबल। yes. No worries. What do you think? Should we wrap up this episode or अभी we अभी तो can? बहुत रहता है ब्रो, अभी तो काफी रहता है भाई, अभी वो सेक्स फेस्टिवल्स की बात करनी थी मैंने यार। Okay, इट्स you can talk about sex festivals, उसके बाद हम इसको रैप अप करेंगे because यार मैंने अभी इसके कौन सी आगे किताब, हाँ थोड़ा श्योर 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 इसके बाद श्योर। मैंने पढ़ना है, and we can make the third podcast about this series tomorrow। हाँ, ये Okay, बुक so बुक yes, 5 रैप अप कर देता हूँ मैं, जो चल रही है yes, बुक you 5 can रैप wrap अप up कर देता book five, yeah, no worries। हूँ यार। ही सेड कि जो ये गार्डियंस है ना, इनको तो मतलब यू नो दो चार कर दो, हर चीज़ से, हर लग्जरी से दो चार कर दो इनको, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी छोड़ दो, इनसे कहो फैमिलीज भी रेज नहीं करनी, बच्चे पैदा करने सेक्स फेस्टिवल्स पे जाएंगे, वहाँ पे एक प्रिस्क्राइब टाइम होगा पूरे साल में, वहाँ जाएंगे और वहाँ पे ना दे एंगेज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड दे और उसके 7 से 10 महीने के अंदर जितने भी बच्चे पैदा होंगे ना, उन सबको वो अपना बच्चा मानेंगे, ठीक है। और जो बच्चे हैं ना, जो पैदा होंगे, वो 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 20 से 30 साल के हर आदमी और औरत को अपने माँ बाप मानेंगे। अब इस तरह ये होगा कि सोसाइटी में हर बच्चा हर किसी का ही है, ठीक है। हर बाप हर बच्चे का बाप है, हर माँ हर बच्चे की माँ है। तो सब शेयर कर रहे हैं अपने 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 पोजेशंस, अपने बच्चे मियाँ बीवी सब शेयर कर रहे हैं भाई, फुल ऑर्जी चल रहा है यहाँ पे। तो कोई भी इंसान अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ना गंद नहीं मचाएगा सोसाइटी में, क्योंकि हर एक, फॉर एग्जांपल तुम्हारा इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट है, तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो हम दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट को क्रॉस करने के लिए कोई वाइस नहीं करेंगे सोसाइटी में, राइट। तो वो कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गार्डियन क्लास के लिए रूल है, ये रूल प्रोड्यूसर क्लास के लिए नहीं है। और वो ये कहता है कि ये इसलिए किया है क्योंकि गार्डियंस की पेट्रियोटिज्म मैटर करती है। अगर तो हमने उनको फैमिलीज
रखना अलाउ कर दिया कि वो एक ट्रेडिशनल फैमिली में बिया बिया नहीं मियाँ बीवी होंगे और बच्चे होंगे, तो वो उस सेटअप के अंदर ना उनको लाइबिलिटीज होंगी उनके ऊपर, राइट? देल वो कि वो हो जाएंगे, कॉम्प्लेसेंट हो they can जाएंगे, become दिल। they can become हाँ, selfish as well, yeah. हाँ, वो हो जाएगा। तो उनके पैट्रियोटिज़्म को सिक्योर करने के लिए ना उन्होंने कहा कि यार ये सेक्स फेस्टिवल्स वाला सीन होगा, दे वांट हैव फैमिलीज़ ऑफ देयर ओन। लेकिन ये प्रोड्यूसर क्लास के लिए नहीं है रूल। प्रोड्यूसर क्लास जो कमाती है, जो गाती है, जो फार्मर्स वगैरह हैं, उनकी पैट्रियोटिज़्म मैटर नहीं करती है, ठीक है? वो पैट्रियोटिक हो ना हो, उनकी मैटर नहीं करती। गार्डियंस नीड टू बी पैट्रियोटिक बिकॉज़ दे आर गोना फाइट, दे आर गोना प्रोटेक्ट द सिटी। तो ये बड़ा बिज़ार रूल था। सोक्रेटिस ने ना सारे बिज़ार रूल किए हैं इस बार। रेडिकल, लाइक वो वेल्थ नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, दे आर वेरी राइट, दे मेक सेंस तो। बट या देयर्स दैट, ये था आपका। मगर मसला ये कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं सोक्रेटिस, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गार्डियंस आर ह्यूमंस एज वेल। अगर फॉर सपोज किसी मेल गार्डियन को किसी और लड़की से प्यार हो जाए, ठीक है, अब मसला है कि उसे शादी भी नहीं कर सकता, और सबसे बड़ा जुल्म ये कि वो शादी नहीं कर सकता, उसके बाद ये कि कोई और आगे उसकी बच्ची के साथ काम डाल के चला जाए, वो फिर भी कुछ नहीं कर सकता। अब उसका जो बच्चा होगा, उसको भी उसने अपना बेटा कहना है, तो यार ये तो अब तो यार यही रह ये गया। आपको ज्यादती लग रही है, लेकिन सोक्रेटिस जिस जिस अंदाज में अब एक्सप्लेन देखो, करता है ना। वो तो हम्म। मीम नहीं थी जिसमें बंदा अपना मुंह पेंट करता है जोकर की तरह, फिर आखिर में जोकर बन जाता है। तो यही है कि यार इट्स लिटरली अम्यूजिंग। मगर मसला है कि इसके लिए गार्डियंस, दे शुड बी नेक्स्ट टू द एंजल्स, क्योंकि इतना इतना सेल्फ रिस्ट्रेंट, या इतनी ज़्यादा आप कह लो कि जिस लेवल की कॉम्प्लाइंट उसने ट्रेनिंग बताई है ना, कॉम्प्लाइंट नेचर। हम्म। उस ट्रेनिंग से तो फिर ऐसे ही ऐसी ऐसी स्टोइक इमोशनलेस बंदा ही निकलेगा उस ट्रेनिंग से, जिस 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 तरह की विगरस उसने ट्रेनिंग सेट की है कि इस ट्रेनिंग से मगर गुजर के एट द वो बंदा सेम बनेगा। एट द सेम टाइम देखो जाए, जो गार्डियंस का जो कॉन्सेप्ट है, दे वर टेक इट वाज आई थिंक सो इन्फ्लुएंस फ्रॉम स्पार्टस, यस। हम्म। स्पार्टन्स की नेचर से इन्फ्लुएंस हुआ था, मगर स्पार्टन्स की भी फैमिलीज होती थी, प्रॉपर फैमिलीज होती थी, उनकी फी जो बच्ची लड़कियां होती थी वो भी हम्म। फीमेल स्पार्टन्स बनती थी, और सारा उनका कल्चर बड़ा ज़बरदस्त था। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आई थिंक सो फैमिलीज होने से आपके गार्डियन नेचर पे मेरे ख्याल पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। But he is talking about a utopian city, so we can imagine that. हाँ, We वो can वो give वो him. चाह रहे हैं ऐसी सिटी के, मतलब जिसमें ना गुंजाइश ही ना छोड़ो आपके, मतलब कुछ भी गलत हो, गुंजाइश ही ना छोड़ो ना आप। तो ये बात करता है। इसके अलावा अगर हम इसको रैप अप करने की कोशिश करें, तो वो बात करता है कि जो बच्चे हैं ना, उनको आपने लेके जाना है वॉर जब हो रही हो। आपने उनको उनको दिखाना है वॉर होते हुए, आपने उनको सिखाना है कि जब हम लोग हार रहे हैं जंग या जीत रहे हैं तो आपने भागना कैसे है। जब हार रहे हैं जंग तो हाउ डू यू हैव टू राइड अ हॉर्स, और आपने भागना कैसे, ऑल ऑफ दैट उनकी अपब्रिंगिंग का बड़ा पार्ट बनेगा ये। आप उनको सिखाना है कि जो भी इंसान कावर्डली बिहेव करे वॉर के अंदर, वो गार्डियन का टाइटल से स्ट्रिप्ड है उसके बाद से। ही वांट बी डूइंग दैट। वो कहता है कि ग्रीक 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 नेशंस नहीं, ग्रीक आर्मीज के अगर हमारी जंग हुई तो हम उनको ना कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उनके लैंड्स को हम बिल्कुल तबाह बर्बाद नहीं कर देंगे, उनके बीवियों वगैरह को रेप नहीं करेंगे। ऑल ऑफ नहीं, उसने ये बात मेंशन नहीं की थी, आई मिक्स्ड दैट अप विद समथिंग एल्स। ये बात होगी। वो कहता है कि क्योंकि ये हमारे ब्रदर्स हैं असल में, ग्रीक ग्रीक्स। मतलब करेंगे एवरीथिंग नहीं, इज ये बात मेंशन नहीं हुई थी, ये फेयर। मेरे ना मेरे को आई डोंट थिंक से बात दिमाग में मेरे कहाँ से आई यार। फक हाँ, ये थी, मैंने लिखी थी पोइम एक गेंगिस खान की के ऊपर, 20 पेज की अपनी किताब के अंदर। उसमें था ये पॉइंट कि वी विल रेप एवरी वुमेन जो हमारी इस गांव को हम शिकस्त दे रहे हैं। तो ये तो हमारा आज ये सीन है हमारा, वो उनका कस्टम था मंगोल्स का। मंगोल्स भी बनाएंगे भाई, वो तो एंड थे पूरे नहीं, ना, मंगोल्स के वो ऊपर तो तो पूरे आइटम थे वो भाई। मंगोल्स के वी ऊपर वर तो टॉकिंग इसके पहले ऑफ स्क्रीन। हाँ, हम इससे बात कर रहे थे। मंगोल्स वर तो दे वर रियली बारबेरिक। उनके बारे में हम पूरी बात करेंगे, एंड दे हैव दे वर नॉट फैसिनेटिंग, मैं फैसिनेटिंग नहीं कहूँगा, मगर दे दे वर उनके बारे में समथिंग यार, वैसे। they were something, they were not fascinating but they were something. They were more यार than जिसको भी something. इंट्रीग हो रहा They है ना, did. अभी जो इंट्रीग्ड हो रहा है वो मार्को पोलो देखें अभी जाके। Yes, वील please, इंशाल्लाह सून please. अपलोड पॉडकास्ट अबाउट मंगोल, शायद अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद समथिंग। तब तक आप देख लो, Itself, मार्को पोलो देख लो। probably after finishing this freaking thing, we will start reading about Mongols, और Mongols के बारे में। Yes, they were barbaric, और yes, we should do all अच्छा, that, but यहाँ पे
बस लास्ट थिंग है। अब द थिंग इज, जो फिलोसोफर किंग का आइडिया इंट्रोड्यूस यहाँ पे करेगा, और फिर ये कंटिन्यू होगा अगली किताब के अंदर। तो जस्ट स्मॉल आइडिया, फिर वो सोक्रेटिस कहता है कि अच्छा, ये जस्ट रूलर्स हम पेश कहाँ से करें। वो कहता है कि एक इंसान जो फिलोसोफर है ना, मतलब जिसको फिलोसफी की नॉलेज है, उसको पता है वर्च्यू क्या होता है, उसको पता है वाइस क्या होती है, वो उसको पता है जस्टिस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्च्यूज क्या होती हैं। तो ही विल, आफ्टर नोइंग देम, इम्प्लीमेंट देम एज वेल। और उसको पता होगा, बीइंग अ फिलोसोफर किंग, बीइंग अ फिलोसोफर एंड अ रूलर एट द सेम टाइम, ही विल नो कि सिटी का अल्टीमेट गुड क्या है। ग्रेटर गुड की बात होती है ना, काफ़ी ये तो डिबेट शुरू चली आ रही है कि अगर यार आपने एक इंसान को मारना और उससे 100 बंदा बच रहा हो तो आप क्या करोगे। तो ग्रेटर गुड की जो डिबेटें चली आ रही है, तो वो कहता है इस इंसान को पता होगा हर सिचुएशन में सही क्या गलत क्या है। तो एक रूलर का फिलोसोफर होना बिल्कुल ज़रूरी है। अब वो कहता है एक फिलोसोफर कौन है। अब फिलोसोफर वो इंसान नहीं है जो लवर ऑफ साइट्स एंड साउंड्स है। लवर ऑफ साइट्स एंड साउंड से मुराद कि उस ज़माने में ना रेपुटेशन नहीं थी फिलोसोफर्स की। रेपुटेशन एज इन लोग उनको पागल मानते थे, लोग कहते थे यार इनका तो फ़ायदा नहीं है सोसाइटी में। लोग कहते थे एस्थीट्स हैं, मतलब ये एस्थेटिक्स ब्यूटी के को से बड़ा बड़ा प्यार करने वाले मटीरियलिस्ट्स हैं। उनकी बड़ी बुरी रेपुटेशन थी। अब फिलोसोफर की असल डेफिनेशन बुक 6 के अंदर से सोक्रेटिस बताएगा और कहेगा ये फिलोसोफर किंग्स को प्रोड्यूस कैसे करें, इनको अपब्रिंग कैसे करें। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अभी बस इंट्रोड्यूस किया है फिलोसोफर किंग का आइडिया सोक्रेटिस ने। यस, नो वरीज। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। एज़ यूजुअल मज़े की पॉडकास्ट, यार रियली एंजॉयड इट, और हमने काफ़ी डिस्कशंस की। और हमारा मकसद यही है कि वी मेक वैल्यूएबल कंटेंट फॉर आवर व्यूअर्स। हमारे व्यूअर्स जो कंटेंट देखते हैं या नहीं देखते, दे ट्राई टू, दे शुड लर्न समथिंग फ्रॉम इट। We are just discussing ideas. Don't take it as our own ideas, please. And उसको भी दिल पे लेने वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट लाइक वी आर डिस्कसिंग फिलोसफी, और फिलोसफी में ऐसे एब्रप्ट आइडियाज आते रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक अब्दुल्ला? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? हाँ, आप समझ लो बुक रिव्यू कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। इट्स हम एन बुक रिव्यू अमेजिंग करें बुक। या इट्स नॉट आवर आइडियाज, हम लोग खुद लिख के ऐसी भी बातें, या फिर कोई हमारा प्रोपेगेंडा ऐसे कुछ पीछे नहीं है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। टिल देन, थैंक यू।